In the first quarter of the 17th century, in which of the following the factory of the ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? तो 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? ऑप्शंस आपके सामने: ब्रोच, सिकाकोल एंड त्रिचुनापल्ली। तो आपको बताना है यहाँ पे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली और सेकंड एंड थर्ड। सो आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है ब्रोच, शिकागो एंड त्रिचुनापल्ली। बताइए आंसर क्या होगा। सो सेकंड और थर्ड जो है नहीं होगा। सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट क्वार्टर में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, सिर्फ फर्स्ट हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन सी फैक्ट्री का स्थापना किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो एक कंपनी हुआ था, आपकी बात करें तो 1619 में। 1619 में इन्होंने आगरा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौदा और भरूच, भरूच में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। ये चार जगहों पे 1619 में किया: आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा बड़ौदा और भरूच में। ठीक है। सेकंड बात करें तो यहाँ पे 1611 में जो मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में पट्टनम में ठीक है। फिर 1626 में 1626 में अरमा गांव में अरमा गांव में और 1633 में 1633 में इन्होंने हरिहरपुरा हरिहरपुर हरिहरपुर और बालासोर और बालासोर उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। और इसके अलावा 1651 में इन्होंने हुगली में फैक्ट्री स्थापित किया। सो आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट है ब्रोच, आंसर हो गया आपका A1। क्लियर, डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इन इनटू इंडिया व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। सेकंड यहाँ पे द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में अपना कारखाना खोला। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो ये चार स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। डी की बात करें तो डी करेक्ट है। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच कंपनियों ने अपना मद्रास को ऑक्युपाई किया था 1746 में। सी इन ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633, ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पे द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। कब किया था उन्होंने? 1611 में, 1611 में। क्लियर। फिर बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है।
क्यों रॉन्ग है? कि पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा, पुर्तगालियों ने गोवा को कैप्चर किया था। कब किया था? यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 1499, 1499। तो 1499 में नहीं करके इन्होंने किया था 1510 में, 1510 में किया था। 1510 में किसके उस समय गोवा किसके कब्जे में था? तो उस समय गोवा था कि बीजापुर के कब्जे में, बीजापुर। और वहाँ का जो बादशाह था उसका नाम था इस्माइल आदिल शाह, आदिल शाह। आदिल शाह को किस पुर्तगीज ने हराया था? क्योंकि पुर्तगालियों ने कैप्चर किया था, तो पुर्तगीज से था आपका जो पुर्तगीज गवर्नर था उसका नाम था अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। सो अल्बुकर्क ने यहाँ पे आदिल शाह को हरा करके गोवा पे कब्जा किया। क्लियर है यहाँ पे? और ये ईयर था उनका 1510 का। पुर्तगीज ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो सबसे पहले आए, फर्स्ट में आए, ठीक है, फर्स्ट में आए और सबसे लास्ट में गए। आए कब थे? बेसिकली 1498 में, 1498 में आए थे कालीकट में, कालीकट में। और कौन था उस समय? तो वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। क्लियर है? और गए कब थे? तो गए थे, इन्होंने लास्ट में गए थे 1961 में। और इनके लिए भगाने के लिए इनके लोग एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। क्लियर है? सो यहाँ पर आपका फर्स्ट मतलब जो ए है सही नहीं है, बाकी सही तो आंसर आपका ए है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या रहस्य था? फर्स्ट ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, कंपनी की सेनाओं को पश्चिम प्रशिक्षण प्राप्त था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। इंडियन सोल्जर्स lacked fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his services, भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप जो उन्हें पर्याप्त भुगतान करता था उसकी वो सेवा में लग जाते थे। एंड डी है ऑल ऑफ द, तीनों के तीनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है। सो आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। डिटेल आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का क्या क्या है। फर्स्ट उनका था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सेकेंड था सुपीरियर नेवल पावर थे, थर्ड है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज, एंड फोर्थ है श्रीव्ड डिप्लोमेसी एंड पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें उन्होंने करके यहाँ पे इंडिया में वो सक्सेस पाया। डिवाइड एंड रूल में था कि फुट डालो, राज करो, शासन करो। इसमें क्या है कि जो इंटरनल राइवलरी, जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता को उन्होंने इंडिया जो रूलर्स थे और प्रिंसली स्टेट्स हो उन्होंने एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली उनको लड़ाते रहे। स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्होंने क्या किया कि एक आपसी फूट जो था अगेंस्ट अनदर, ठीक है, सो आपसी फूट का इन्होंने बहुत फायदा उठाया। सुपीरियर नेवल पावर इन्होंने क्या किया था कि समुद्री नियंत्रण किया था, कंट्रोल ऑफ द सी था, ठीक है। तो पावरफुल नेवीज थी उनकी, सप्लाई चेन उनका बेसिकली कि समुद्र के रास्ते ब्रिटेन से हथियार, सैनिक ये सब लेकर के जो ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स, मॉडर्न वेपन्स एंड सप्लाई फ्रॉम द ब्रिटेन ने बिना विदाउट इंटरफेरेंस हो लेकर यहाँ पे आ जाते थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनका था कि उनका जो प्रॉफिट ट्रेड था वो काफी मुनाफा था। रेगुलर सैलरीज, वे अपने सैनिकों को क्या करते थे कि रेगुलर वो सैलरी देते थे, ठीक है, पेड इट्स सोल्जर्स रेगुलरली। फिर उनकी डिप्लोमेसी काफ़ी वो चालाकी था, कुशल नीति और जासूसी था, ठीक है। तो उन्होंने क्या जैसे कि एनेक्सेशन पॉलिसी की का उन्होंने यूज किया, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। साथ में आपका एपियसनेस एंड ब्राइवरी
तो प्लासी के युद्ध में आपने देखा था कि मीर जाफर को रिश्वत देकर के उन्होंने अपने तरफ मिला लिया था। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा किया गया। मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट वन और लिस्ट दो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैच करना है। फर्स्ट कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, फर्स्ट मैसूर वार। लिस्ट टू है एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, ब्रिटिशर्स लॉस्ट, इंक्लूसिव वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ ए ला सेपल। तो आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करना है एबीसीडी के साथ। बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर है यहाँ पर कि जो ए है, फर्स्ट कर्नाटिक जो वार हुआ था, जो फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था, वो खत्म हुआ था एंडेड ऑफ ट्रीटी ऑफ ए ला सेपल के साथ। ठीक है। बी बात करें तो थर्ड कर्नाटिक वार खत्म हुआ था एंडेड ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। सी जो सेकेंड कर्नाटिक वार हुआ था इनकंक्लूसिव वार था। एंड डी का हो गया यहाँ कि फर्स्ट मैसूर वार था, इसमें ब्रिटिशर्स ने लॉस्ट किया। तो आंसर आपका यहाँ पे सी। क्लियर है। डिटेल देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आपका कि फर्स्ट कर्नाटिक वार जो हुआ था 1746 से 48 के बीच में। रीजन क्या था, एक्सटेंशन ऑफ जो ऑस्ट्रियाई जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेशन इन यूरोप, और उसके लिए जो संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल 1784 में, जिसका आउटकम आउटकम निकला कि जो मद्रास कैप्चर हुआ था फ्रेंच के द्वारा, बट रीस्टोर द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी, उनको अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। ठीक है। सेकेंड कर्नाटिक वार जो 1749 से 54 के बीच में हुआ था, इसमें बेसिकली क्या था कि इंटरनल प्रॉक्सी वार ओवर सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन द हैदराबाद एंड कर्नाटक। तो कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी का विवाद था बेसिकली। इसके लिए जो ट्रीटी हुआ था, जो संधि हुआ था, वो संधि ऑफ पौंडीचेरी था, और ये 1755 में हुआ था। इसका आउटकम निकला कि इनकंक्लूसिव रहा और निर्णायक रहा। थर्ड कर्नाटिक वार जो हुआ था 1758 से 63 के बीच में हुआ था, और ये बेसिकली 7 साल के जो यूरोप में वार था उसका ये आउटब्रेक था। ये इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली इसमें जो बैटल ऑफ वांडी वास था 1760, इसमें ब्रिटिश डिसीव क्लोज द फ्रेंच, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह हराया था। इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 1763 में, जिसका आउटकम निकला कि परमानेंटली इंडेड फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर फर्स्ट मैसूर वार 1767 से 1769 के बीच हुआ, जिसमें कॉम्बैटेंट थे, प्रतिद्वंदी थे मैसूर के हैदर अली अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके लिए जो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ 1769 में, 1769 में। एंड ब्रिटिशर्स लॉस्ट एज हैदर अली रिच्ड एट द गेट्स ऑफ मद्रास। ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिशर्स हार गए थे। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपके 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सही बताना है क्या है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, तो मिट्टी की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन। यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वारफेयर, युद्ध में गतिशील तोपों का उपयोग। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। Which one of the following above are introduced in India into India by English? तो एक इनमें से अंग्रेजों के द्वारा भारत में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, क्या लेकर आया गया। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, और इनमें से कोई नहीं। सो आंसर एक क्या होगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे डी। आंसर आपका डी, नन ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि जो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है जो हुआ था, ठीक है, तो जो भू राजस्व प्रणाली था उसमें शहजाद सूरी ने बेसिकली क्या किया था कि ही इनिशिएटेड द सिस्टमैटिक लैंड मेजरमेंट, उन्होंने शुरू किया था बेस्ड ऑन द क्रॉप यील्ड। ठीक है। तो क्रॉप यील्ड के आधार पर ही उन्होंने ये टैक्स सिस्टम शुरू किया था। अकबर और टोडरमल फिर आए, उसकी उन्होंने क्या जो दहसाला प्रणाली था, दहसाला प्रणाली उसको शुरू किया था। ठीक है।
एंड विद द हेल्प ऑफ हिज फाइनेंस मिनिस्टर, और उसका नाम था राजा टोडरमल। तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 10 साल। ब्रिटिश सिस्टम डिड नॉट इंट्रोड्यूस लैंड असेसमेंट शुरू नहीं किया था। इन्होंने कुछ न्यू रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था, रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में, और महलवाड़ी जो सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने शुरू किया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। न्यू वर्ल्ड क्रॉप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता, तो टोबैको एंड रेड चिली वेयर ब्रॉट इन इंडिया फ्रॉम द साउथ अमेरिका से आया था। टोबैको और रेड जो लाल मिर्च था वो साउथ अमेरिका से इंडिया में आया था, और ये पुर्तगीज लेकर के आया था, पुर्तगाली लेकर आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में ड्यूरिंग द, और उस समय जो मुगल अंपायर था वो अकबर और जहांगीर का था। अदर क्रॉप्स जो पोर्तुगीज लेकर आए थे उनमें से था आपका पोटैटो था, आलू, टोमेटो, कॉर्न, मेज, पाइनएप्पल, गुआवा, पपाया और कैसे टू द इंडियन सब कंट्री। तो ये सारी चीजें पोर्तुगीज के द्वारा यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीरों के संदर्भ में यहाँ पे आपको सही बताना है क्या है कि राजा टिकैत राय वाज अर्थ मंत्री ऑफ द नवाब असफदुल्ला। ठीक है, तो राजा टिकैत राय नवाब असफदुल्ला के अर्थ मंत्री थे। Usually, they were certain Hindu castes who were placed at the high position in the state of Nawabs of Awadh। आमतौर पर कुछ जो विशेष हिंदू जाति की थी जिन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। सही बताना है क्या है इसमें से। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर है यहाँ पे कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहो तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि राजा टिकैत राय जो दीवान थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मंत्री थे नवाब आसफ उद्दौला के, और 1791 से 1796 के बीच। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि नवाब ऑफ अवध फॉलोड सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड कंसिस्टेंटली अपॉइंटिंग ए स्पेसिफिक हिंदू एलिट क्लास को उन्होंने क्षत्रिय को टॉप जो उनके मिनिस्टर मतलब पोजीशन था उसमें रखा था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन मतलब करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है? बैटल ऑफ बक्सर ये मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ चिलियन वाला ये डलहौजी और मराठा के बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ खुर्दा ये निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये चारों में से कौन सा करेक्टली मैच है, सही सुमेलित है? आंसर बताना है, बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर है यहाँ पे बी, बैटल ऑफ वांडीवास। डिटेल देखते हैं यहाँ पे कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था बेसिकली अक्टूबर 1764 में हुआ था, एंड फॉट बिटवीन द अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ये जो एलाइड फोर्सेस थी इन तीनों को मिला करके एंड द ब्रिटिश फोर्स। और ब्रिटिश फोर्स के बीच में कौन था, मतलब लेड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने इसको लीड किया था। ठीक है, डिफीटेड द एलाइड फोर्सेस बैडली, और एलाइड फोर्सेस को इसने बहुत बुरी तरह से हराया था। बैटल ऑफ बक्सर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, वांडीवास जो युद्ध हुआ था फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ये 1760 में हुआ था। बाय डिफीट जो फ्रेंच पावर मतलब इंडिया में खत्म हो गया। बैटल ऑफ चिलिनीवाला की बात करें तो ये बेसिकली 13 जनवरी 1849 में लॉर्ड गॉफ कमांड ब्रिटिश आर्मी कमांड था, और सिख आर्मी अंडर द कमांड ऑफ शेर सिंह। बैटल एंडेड अप अनडिसाइडेड, और लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ खुर्दा 1795 में वेर फॉट बाय द मराठा अगेंस्ट निजाम के अगेंस्ट में मराठों ने लड़ा था, जहां पे निजाम था आपका डिफीट हुआ था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पर दो, मतलब एक तरफ ट्रीटी संधि दी हुई है, दूसरी तरफ आपका बर्थ दिया हुआ, आपको करेक्ट करना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सलबाई और ट्रीटी ऑफ मद्रास। ईयर्स आपके सामने 1782, 1784, 1769 और 1765। सो आपको बताना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर है कि जो आपका ए का हो गया, ए का सी। ठीक है, तो ए का बेसिकली क्या है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ए का 1765 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आपका 1784 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सालबाई आपका 1782 में हुआ था। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास आपका 1769 में हुआ। तो आंसर आपके यहाँ पे सी होगा। डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद था 1765 में, साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद इस ट्रीटी को साइन किया गया था। और साइन किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल एम्पायर जो था शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें क्या गया कि जो दीवानी राइट्स था और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ये क्या किया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया था, जो रिवेन्यू कलेक्शन था। और शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया। ट्रीटी ऑफ मद्रास आपको 1769 में हुआ था और ये हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के एंडेड के लिए। और इट वाज फोर्स्ड अपॉन द ब्रिटिश बाय द हैदर अली। ठीक है, और इसमें एक दूसरे म्यूचुअल रिटर्न ऑफ द कंकर्ड टेरिटरीज, तो एक दूसरे के द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में 1782 में हुआ था। एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, खत्म हुआ था बिटवीन द वॉरेन हेस्टिंग्स एंड मराठाओं के बीच में ये खत्म हुआ था। और एक एस्टेब्लिश पीस बिटवीन देम फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए पीस हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में हुआ था, वो भी एंडेड विद द सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के साथ था। और ये साइन हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में टू रीस्टोर कैप्चर्ड लैंडेड एंड प्रिजनर्स। इसमें एक दूसरे के क्षेत्रों को रिटर्न कर दिया गया था और प्रिजनर्स को भी रिटर्न किया गया। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पर जो विदेशी यात्री हैं उनके कंट्री के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो आपको करेक्टली मैच करना है। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान ये कहाँ कहाँ से थे? स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। से आपको करेक्टली मैच करना है कि कौन से यात्री किस देश से संबंधित है। सो आंसर होगा यहाँ पे कि आंसर आपका वास्को डिगामा बेसिकली पुर्तगाल से था। ठीक है, कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कुक, कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और तस्मान था आपका हॉलैंड का। क्लियर है? आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया। ये जो वास्को डी गामा था बेसिकली ये पुर्तगीज था और इसने इंडियन रूट्स का खोज किया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो स्पेन का रहने वाला था, इसने अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का रहने वाला था, इसने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मान जो था बेसिकली हॉलैंड का रहने वाला था और इसने एक्सप्लोर किया आपको तस्मानिया या वन डिमांड लैंड, उसको न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का इसने खोज किया था। मैगलन बेसिकली पुर्तगाल का था और इसने फर्स्ट वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड, इसने पृथ्वी की पहली समुद्री परिक्रमा पूरा किया था। अमेरिगो वेस्पुसी इटली का था और इसी के नाम के आधार मतलब नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा था। ये कुछ डिटेल्स पौंडीचेरी से रिलेटेड यहाँ पर है, आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपको सही बताना है कि कौन सा है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेर द पुर्तगीज। तो पौंडीचेरी पर अधिकार करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज द फ्रेंच, और जो सेकेंड यूरोपियन पावर था फ्रेंच था, जिसने पौंडीचेरी पे अधिकार जमाया था। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। अंग्रेज थे, उन्होंने कभी पौंडीचेरी ऑक्यूपाई नहीं किया था, अधिकार कभी नहीं किया था। तो सही बताना है कि कौन सा सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, या इनमें से मतलब तीनों के तीनों आपके सही हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सिर्फ आपका फर्स्ट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड एंड थर्ड आपका रॉन्ग। आंसर ए।
ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी और एक्सर्टेड पावर इन इंडिया वाज द पुर्तगीज। ऐसे ही पुर्तगाली फर्स्ट पावर थे। डच सेकंड थे। डच जो थे सेकेंड यूरोपियन पावर थे जिन्होंने पौंडीचेरी पर अधिकार किया। ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पौंडीचेरी पर भी अधिकार किया था 1793 में, लेकिन उन्होंने 1814 में फ्रांस को हैंडल कर दिया था पेरिस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन से दिए हुए हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। आपको करेक्ट बताना है सही कौन सा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ या सेकंड थर्ड फोर्थ। आंसर क्या होगा बताइए। आंसर यहाँ पर ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा जो है वो बेसिकली 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 स्टेट्स, 8 स्टेट। यदि वेस्ट टू ईस्ट की बात करें यहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं? स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ से। गुजरात, गुजरात के बाद आपके राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका हो गया मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ गया झारखंड, झारखंड से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आ गया त्रिपुरा, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हो गए जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा इसमें से पास करता है। सबसे जो शॉर्टेस्ट उनका लेंथ है ये आपका राजस्थान में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ पे है। शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे कम दूरी यहाँ पे राजस्थान में है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लॉन्गेस्ट लेंथ उनका मध्य प्रदेश में, शॉर्टेस्ट आपका राजस्थान में। इसके साथ यदि एक कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 2 टाइम्स कट करती है, 2 बार काटती है, कट करती है। तो उस रिवर का नाम है, बेसिकली उस रिवर का नाम है माही रिवर, माही, माही रिवर, माही, माही नदी। और एक कहाँ कहाँ कट करती है? तो फर्स्ट कट करती है आपको कर्क रेखा को मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, और सेकंड कट करती है इसको गुजरात में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटता है। फर्स्ट हो गया आपका नॉर्थर्न, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और ये नीचे हो गया आपका साउदर्न ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन, ये आप 8 राज्यों देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन राज्यों में से ऑप्शंस देख लो तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लेकिन यहाँ पे यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। आप देखो कहाँ पे आंसर आपका, यहाँ पे ए हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सही बताना है कि सही कौन सा है। असम शेयर, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। जो असम है भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। सेकेंड है कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद द भूटान और नेपाल। तो जो पश्चिम बंगाल है भूटान और नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है।
थर्ड स्टेटमेंट है कि मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। जो मिजोरम है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। सही बताना है कि सही कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीनों के तीनों सही हैं या फिर तीनों के तीनों सही हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड सही है या सेकंड और थर्ड सही है या फर्स्ट एंड थर्ड सही है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि असम अपना बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये सही है। वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी सही है। थर्ड है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी सही है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आसाम शेयर विद बॉर्डर विद द, आप मैप में आप यहाँ पे देखो, जो मैप है आसाम का। सो आसाम किसके साथ, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, भूटान, और यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे आप देखो तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान बांग्लादेश, एक सही है। सेकंड स्टेटमेंट था कि वेस्ट बंगाल जो है, ये वेस्ट बंगाल आपका बॉर्डर शेयर करता है भूटान और नेपाल के साथ। तो आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, आप जा रहे हो यहाँ पे, तो ये भूटान हुआ, भूटान के साथ ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर हो रहा है, और साथ में यहाँ पे नेपाल के साथ भी वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आपका शेयर हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट था कि जो मिजोरम है, मिजोरम मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हो म्यांमार, तो म्यांमार के साथ मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ में बांग्लादेश का ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि इफ देयर वेयर नो हिमालयन रेंजेस, यदि हिमालय पर्वतमाला नहीं होती, सो व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो भारत पर सर्वाधिक जो संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता। स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम द साइबेरिया, दे, देश के अधिकांश हिस्सों में जो साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सेकेंड है कि इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलोवियल सॉइल, भारत गंगा मैदान इतना व्यापक जलोढ़ मिट्टी से वंचित होता। द पैटर्न ऑफ मानसून, जो मानसून का पैटर्न है, वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, तो जो मानसून का स्वरूप है वर्तमान स्वरूप से अलग होता। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट से लिखे हुए हैं, आपको सही बताना है कि सही क्या हो। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हुए आपको बताना है कि गलत कौन सा है। जियोग्राफिकल पेनिनसुला रीजन इज इंडिया मोस्ट एंशियंट पार्ट, तो भूवैज्ञानिक रूप से प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सेकेंड है कि हिमालय माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, हिमालय पर्वत विश्व के सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को दर्शाते हैं। थर्ड यहाँ पे कि वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, तो भारत का पश्चिमी जो तट है नदियों की निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। डी है यहाँ पे गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, तो गोंडवाना चट्टानों में भारत का कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, सो इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा है, आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे सी, आंसर आपका सी करेक्ट नहीं है। रीजन देखते हैं क्यों सी इनकरेक्ट है। वेस्टर्न कोस्ट इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू अ फॉल्टरिंग एंड टेक्टोनिक सब्सिडेंस, ठीक है, तो ये भूगर्भीय संधान के कारण इसका निर्माण हुआ है, न कि रिवर डिपॉजिट्स, मतलब नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है उससे निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि सिंकिंग ऑफ लैंड इनटू द
सी, यानी फॉल्टरिंग और टेक्टोनिक सब्सिडेंस के कारण इसका निर्माण हुआ। सेकेंड, नो डेल्टा, द फास्ट फ्लोइंग वेस्टर्न रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज, जो फास्ट फ्लोइंग जो वेस्टर्न रिवर है, पश्चिमी जो रिवर है, वो एस्चुरीज बनाती हैं, यहाँ पे ज्वार नद मुख बनाती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे कि ईस्टर्न कोस्ट, इट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज फाउंड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ लार्ज डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स। तो भारत का जो पूर्वी तट है बेसिकली नदियों के डिपोजिशंस के कारण ये इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखते हैं कि पेनिनसुला जो रीजन है इट इज द पार्ट ऑफ द एंशियंट गोंडवाना लैंड मास, ये एंशियंट गोंडवाना लैंड मास का पार्ट है, एंड मेकिंग इट्स इन इंडिया ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। ठीक है। हिमालय, दे आर वर्ल्ड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यह यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, फॉर्म रिसेंटली बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। गोंडवाना रॉक, गोंडवाना रॉक में टोटल जो कोयला रिजर्व है उसका 98% यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे दामोदर घाटी और महानदी घाटी से। क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एजर्सन, और रीजन है यहाँ पे। एजर्सन है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरेनियल। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या होती हैं? 12 मासी होती है, पेरेनियल होती हैं। रीजन, हिमालयज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून। हिमालय जो है अपनी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे बी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीजन है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, रीजन है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि ए इज ट्रू, हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, ए पेरेनियल होती हैं। रीजन भी सही है, द हिमालयन रीजन रिसीव मोस्ट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून। Why are in not correct explanation? The true reason that these rivers flow year round in the melting of ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण होती हैं। ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्टिंग के कारण इस जो नदियां हैं सालों भर बहती रहती हैं, विच सप्लाई वाटर ड्यूरिंग द ड्राई समर मंथ। सिंस द मानसून ओनली लास्ट फॉर द लास्ट 4 मंथ के लिए होता है, रेनफॉल अलोन कैन नॉट कीप द रिवर्स रनिंग ऑल द ईयर्स, सिर्फ बारिश के कारण ही नदियां सालों भर नहीं बह सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज से रिलेटेड यहाँ पे है, सही बताना है आपको। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिललेस, बृहद हिमालय के जो अवसादी चट्टाने उसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है। फॉसिल्स नहीं होते। मराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ अ लेसर हिमालय। सो लघु हिमालय के अवसादी चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। Remains of a human civilization are found in the outer और शिवालिक हिमालय। आउटर और शिवालिक जो हिमालय उसमें मानव सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। ये 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सही बताना है क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या तीनों तीनों सही। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय के जो सेडिमेंट्री अवसादी जो चट्टाने होती हैं, कंटेन मैराइन फॉसिल्स, जो समुद्री जो जीवाश्म है वो उसमें होते हैं, फ्रॉम द एंशियंट टेथिस सी। ठीक है। स्पीटी से रीजन, सो दे आर नॉट फॉसिललेस, इसलिए ये फॉसिललेस नहीं होते हैं। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि लेसर हिमालय कंसिस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स और होल्ड वेरियस मैराइन एंड
माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि शिवालिक जो रेंज है या आउटर हिमालय है, कंटेन प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स एंड होमिनेट फॉसिल रिमेन फ्रॉम द पैलेलिथिक सोनियन कल्चर। क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, आपको बताना है यहाँ पे जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। ये बताना है कि साउथ टू नॉर्थ क्या सीक्वेंस है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण से उत्तर में इसका सीक्वेंस बताना है। तो क्या होगा 2134 या फिर 2341 या 4321 या 4213। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए 2134। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थवर्ड द करेक्ट सीक्वेंस जो है धौलाधर रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है। धौलाधर आपका लेसर और मिडिल हिमालय से। आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो। साउथ, यदि नॉर्थ टू साउथ चले तो काराकोरम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको लद्दाख हो गया, यहाँ पे आपको जास्कर रेंज हो गया, यहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका पीर पंजाल हो गया, ये आपका धौलाधर हो गया और उसके बाद ये शिवालिक रेंज हो गए। ये सारे रेंजेस आपको यहाँ पे से एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आते हैं। In the Himalayan range, in the Himalayan ranges, types of vegetation changes with altitude due to the following reasons. जो हिमालयी श्रेणियों में ऊंचाई के कारण वनस्पति के प्रकारों में से परिवर्तन किन कारणों से होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में गिरावट, चेंजेज इन रेनफॉल, वर्षा में परिवर्तन, अनफर्टाइल सॉइल, अनुपजाऊ मिट्टी और स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका सही है, थर्ड आपका गलत आंसर हो गया यहाँ पे डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड है क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी 1000 मीटर्स ऑफ एसेंट ड्रॉप टेम्परेचर बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लीटली चेंजिंग प्लांट सर्वाइवल लिमिट्स। तो 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर आपका डिक्लाइन करता है। चेंजेज इन रेनफॉल में भी चेंजेज होता है। हायर बेल्ट्स एंड विंडवार्ड स्लोप रिसीव वास्टली, जबकि डिफरेंट मॉइस्चर लेवल देन लोअर फॉल्स के कंपेयर में। स्ट्रॉन्ग विंड्स, इंटेंस विंड्स एट हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं दैट स्टन ट्री ग्रोथ एंड एक्सेलरेट वाटर लॉस होता है। नोट 3 सही, अनफर्टाइल सॉइल इज एन इफेक्ट ऑफ अ हार्श हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट कंडीशन, नॉट द प्राइमरी कॉज। ठीक है, ड्राइविंग रीजनल वेजिटेशन पैटर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस आपको ही बताना है यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है। खासी, गारो, नागा, जैंतिया, नागा, जैंतिया, खासी और गारो, गारो, खासी, जैंतिया और नागा, जैंतिया, नागा, गारो और खासी। बताइए, वेस्ट टू ईस्ट बताना है आपको सीक्वेंस, पश्चिम से पूर्व। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे सी, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। क्लियर है? आप इस यहाँ पे सीक्वेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और ये हो गया नागा हिल्स, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? जो गारो हिल्स है आपके वेस्टर्न मेघालय में लोकेटेड है। खासी हिल्स आपके सेंट्रल मेघालय में है। जयंतिया हिल्स आपको ईस्टर्न मेघालय में है और नागा हिल्स आपको ईस्टर्न नागालैंड में। ठीक, फिर आपको बताना है यहाँ पे जो लिस्ट 1 और 2 के साथ मैचिंग है हिल्स और उनके स्टेट्स का। ठीक है, पहाड़ियों और उनके राज्य बताना है आपको, करेक्टली मैच करना है। गारो, मिरी, कोलाई, मलाई एंड डालमा। स्टेट से मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल और झारखंड।
बताइए सीक्वेंस क्या हो, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका? करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। गारो कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। मिरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई आपका हो गया तमिलनाडु में, और डालमा आपका हो गया झारखंड में। सो आंसर हो गया यहाँ पे ए, 1324। आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हो। जो गारो हिल्स हैं, बेसिकली गारो पहाड़ियां हैं, वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की एक श्रृंखला है, और यहाँ मुख्य रूप से गारो जनजाति निवास करती है, ठीक है। फिर मेरी जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां बाहरी हिमालय का हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जनजाति होती है वो मेरी या मिसिंग जनजाति पाई जाती है। कोलाई मलाई जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में स्थित है, और अपने प्राकृतिक सौंदर्य और औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है। दलमा पहाड़ी, जो दलमा पहाड़ी है झारखंड के जमशेदपुर शहर के पास स्थित है। प्रसिद्ध दलमा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे स्थित है, जो हाथियों के लिए जाना जाता है।